इंडिया मंच पर बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। सुधांशु त्रिवेदी ने संसद में जारी घमासान पर खुलकर अपनी बात रखी तो उन्होंने कांग्रेस को भी अपने सवालों से घेरा। सवाल जवाब विपक्ष का कहना यह है कि भाई आप हमारी बात सुन नहीं रहे हैं। ये एक नया तरीका या एक नया जो देखने में मिल रहा है ट्रेंड जिसको कहते हैं। देखिए, जो कुछ संसद में देखने को मिल रहा है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि संसद का प्रयोग विषय को रखने में और जनहित के जन सरोकार के मुद्दों के ऊपर चर्चा करने के लिए, और ये अभी की बात नहीं है। आप देखिए, पिछले सत्र में जो लोकसभा चुनाव से पहले हुआ, पूरी संसद इस आधार पर रोक के रखी गई कि नियम 267 के तहत बहस चाहिए। नियम 267 ये होता सारे कार्य रोकिए और बहस करिए। मैं राज्यसभा में था, उपराष्ट्रपति ने कह दिया बहस शुरू करिए। उन्होंने कहा न, बहस मुझे 267 के तहत ही चाहिए, मतलब अब अमुक नियम के तहत या अमुक नियम के तहत। चलिए, 267 में नियम का प्रावधान ये होता है कि जवाब संबंधित विभाग का मंत्री देगा। आप मणिपुर पे कह रहे थे तो गृह मंत्री जी जवाब देंगे। ना 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 ना, मुझे जवाब प्रधानमंत्री से चाहिए। अब चलिए, फिर कहा जाए चलिए प्रधानमंत्री जवाब देंगे। नहीं नहीं, पहले प्रधानमंत्री का वक्तव्य चाहिए। सदन की प्रक्रिया यह है कि यदि मंत्री या प्रधानमंत्री वक्तव्य देते हैं तो फिर उससे बहस नहीं होती है जी, वो अंत में होती है। तो मुझे पहले वक्तव्य चाहिए, फिर नियम 267 में बहस चाहिए, और नियम 267 में जिस प्रक्रिया के तहत मंत्री जवाब देंगे वो भी नहीं चाहिए। चलिए, उसके बाद अविश्वास प्रस्ताव आया। ये मैं पिछले सत्र की बात कर रहा हूं, इसकी नहीं, अभी इस पे तो अभी मतलब आप कहना चाहते हैं कि विपक्ष जो है चाहता तो ही आप नहीं। ये समझिए, उस अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर उन्होंने 5% भी नहीं बोला, और जब प्रधानमंत्री बोलने के लिए आए तो सब छोड़ के चले गए। अब आइए इस सत्र में, अब इस समय तो एक अलग माहौल हो गया। तो सुधांशु जी, लेकिन आप ये मान रहे हैं कि इस बार कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो उसी तत्परता से और उसी मजबूती के साथ में अब खड़ा हुआ है। पहले वाली तस्वीर और अभी की तस्वीर में बदलाव नजर आता है क्या आपको? तत्परता नहीं है, कुछ हद तक मैं कह सकता हूं उच्छृंखलता के साथ आकर खड़ा हो गया, उद्दंडता के साथ आकर खड़ा हो गया। और इसे मैं पहले संसद में बोल चुका हूं, यहाँ पे रिपीट कर देता हूं। देखिए, क्या था कि हमारे मोहल्ले में जैसे एक सज्जन थे, अब एक लड़का जो था वो फर्स्ट डिवीजन पास हुआ। हमारे जमाने में अखबार में रिजल्ट निकलता था फर्स्ट सेकंड थर्ड जी, डिवीजन ही निकलती थी जी। तो उन्होंने कहा फर्स्ट डिवीजन वाला मेरिट एक्सपेक्ट कर रहा था, तो उसके चेहरे पे खुशी नहीं थी। एक लड़का तीसरे अटेम्प्ट में थर्ड डिवीजन पास हो गया, उसके यहाँ मार्क खुशी का ठिकाना नहीं था। तो उससे पूछा, भाई तुम किस बात पे खुश हो? वहाँ फर्स्ट डिवीजन पे उतनी खुशी नहीं है जितनी यहाँ थर्ड डिवीजन पे। उसने, अरे ये तो फर्स्ट ही डिवीजन आए ना, हम तो फर्स्ट डिवीजन विद 2 बॉडीगार्ड। तो ये फर्स्ट डिवीजन विद 2 बॉडीगार्ड्स की जो उच्छृंखलता है, उस कारण से। और मैं ऑन द सीरियस नोट कहूंगा, अब बताइए राहुल जी, भगवानों की फोटो ऐसे दिखा रहे हैं, फिर ऐसे लग रहे हैं, शंकर जी की फोटो, गुरु नानक देव की फोटो, ये क्या है? और आप कह रहे हैं मैं भगवान का भक्त हूं। तो मैं पूछना चाहता हूं, आपने ईश्वर के नाम की शपथ क्यों नहीं दी? कोई जाके देखिए उनकी शपथ, अंग्रेजी में solemnly affirm, not swear in the name of God। तो जब आप ईश्वर में आस्था नहीं रख रहे हैं तो फिर आप किस बात की बात कर रहे हैं? और 2014 में ईश्वर के नाम की शपथ ली थी। ये भी सोचिए, वक्त के साथ इनकी आस्थाएं कैसे बदलती हैं। चन्नी जी ने जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया, उसके लिए पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री भी बोले, और बताइए शहीद बेअंत सिंह जी के लिए इस प्रकार की भाषा प्रयोग करना, ये दर्शाता है। और ये मैं बताऊं क्यों हो रहा है। ऐसा नहीं है बीजेपी के लिए हो रहा है। एक्चुअली में क्या हुआ है कि कांग्रेस को अब लगने लगा है कि वो वोट बैंक जो क्षेत्रीय दलों ने कभी उसके हाथ से छीन लिया था, ये वही वाला वोट बैंक जिसके लिए लोग एक साथ आए थे, अब उसके दिल में तमन्नाएं जाग गई हैं कि वो दोबारा हमारे पास आ सकता है। लेकिन तो ये उसको लेने की छटपटाहट। देखिए, आपकी वैसे वो वाक पटुता और आपकी जो शैली है उसमें आप अपनी बातों को बहुत अपने सलीके तरीके से रखते हैं, और वही हम अभी अंदाज देख भी रहे हैं। लेकिन आप इस बात को मानते हैं कि पिछली बार के मुकाबले इस बार विपक्ष एक अलग भूमिका में है? आपने कहा जो उनका वोट बैंक छूट गया था वो उन्हें मिलता हुआ नजर आ रहा है, और यही उनका कॉन्फिडेंस आपको दर्शाता हुआ ऐसा नजर आता है क्या? नहीं, दोनों विपक्ष का वोट बैंक नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूं विपक्ष में उस वोट बैंक के लिए प्रतिस्पर्धा है। अब जैसे मैं उदाहरण बताऊं, इस चुनाव में सबसे बड़ी जीत कहां हुई है? पूरे भारत में सबसे बड़ी जीत हुई है धुबरी लोकसभा जो असम की है, उसमें कांग्रेस के रकीबुल हसन 10,25,000 से जीते हैं। और ये धुबरी असम में आप जाइए, जन सामान्य की भाषा में मिनी बांग्लादेश कहा जाता है, जहां सबसे ज्यादा डेमोग्राफिक चेंज हुआ है। और मजे की बात यह है कि बदरुद्दीन अजमल जो AIUDF के चीफ थे, जिसे जन सामान्य की भाषा में बांग्लादेशी घुसपैठियों की समर्थक पार्टी कहा जाता था, वो चुनाव हार गए।
और कांग्रेस जीत गई, यानी एआईयूडीएफ की कीमत पे बढ़े असम में, जेडीएस का वोट खाया बढ़े कर्नाटक में, तेलंगाना राष्ट्र समिति का वोट खाया तेलंगाना में, वहां आगे बढ़े, महाविकास आघाड़ी के वोट के आधार पे बढ़े महाराष्ट्र में, समाजवादी पार्टी के वोट के आधार बढ़े उत्तर प्रदेश में, जहां बीजेपी सीधा मुकाबला था। एक राज्य बताइए जहां हमसे ज्यादा सीटें पाई हूं। तो सुधांशु जी आप ये कहना चाहते इसका हैं मतलब अब झगड़ा वहां है। वो दो लड़के जो यूपी के थे ना, उसमें एक लड़का बड़का हो गया है। अब वो बड़का लड़का को अपने को बड़का साबित करना छुटके वाले के लिए समस्या आने वाली, समझ लेना चाहिए। मैं सर आपसे ये पूछना चाह रहा था कि आपको क्या लगता है कि कांग्रेस जो है एन केन प्रकार ने हर तरीके के हथकंडे अपना के सिर्फ वोट की राजनीति, वोट बैंक की राजनीति कर रही है, उसके लिए कोई मतलब कुछ भी आपने देखा कि भाई संविधान को लेकर कितने सारे सवाल हुए चुनाव में, और बाद में कहा गया आरक्षण पे लेके कितनी सारी बातें हुई हैं। राहुल गांधी तो संविधान लेके हर जगह रहते थे, पता नहीं सोते थे कि जागते थे मैं नहीं जानता, बट संविधान हमेशा उनके हाथ में था। और मैंने देखा जब वो पहले दिन गए संविधान संसद में तो भी उनके साथ संविधान था और बाकी साथियों के साथ था। पप्पू यादव जी भी थे, मेरे ख्याल से इनके साथ भी रहा होगा। पप्पू जी वैसे मैं देखिए दोनों बातों का जवाब देता हूं। पहले तो कांग्रेस साष्टांग की मुद्रा में थी। अब बताइए पप्पू यादव जी को टिकट नहीं लेने दिया, जबकि यही जीत क्या है। तो आप ये समझिए क्यों राजद का दबाव था, कन्हैया जी को दिल्ली आना पड़ गया, वो दबाव था। चलिए कोई बात नहीं, अब वो उस भूमिका में है कि मुझे किसी तरीके से कैसे स्नैच करना है। अब संविधान की बात बताऊं, ये आपके लाखों दर्शक जो देख रहे हैं उनके लिए, ये जो पॉकेट संस्करण संविधान का दिखाते हैं ना पतला वाला, ये ऑफिशियल संविधान की कॉपी नहीं है, ये एक प्राइवेट पब्लिशर की कॉपी है। और उसमें जानते क्या लिखा है कि जब संविधान बनाया गया तो कम से कम बनाने वाले दूरदृष्टा थे, जो नेहरू की तरह अक्षम बुद्धि रखने वाले सोशलिस्ट वाले विचारों से प्रेरित नहीं थे। उसमें इंदिरा जी के बारे में उस किताब में क्या लिखा है, जिससे समझिए जो किताब यूं लहराते वो नहीं पढ़ते। लेकिन अगर आप कहें तो मैं कोट करके आपको इनवर्बेटम बता दूंगा। तो ये दर्शाता है कि संविधान के प्रति किसकी, अब चलिए वो सब तो अलग बात है, शायद आज की पीढ़ी को ना ध्यान हो। एक दौर ऐसा आया था इस देश में कि सारे नागरिकों के अधिकार समाप्त हो गए थे। वो तो छोड़िए, अभी की बात कर रहा हूं, लेटेस्ट सीए आया, ये केंद्र के द्वारा पारित कानून है, कोई राज्य सरकार उसके खिलाफ कानून पारित कर सकती है? नहीं, असंवैधानिक है। आपने किया? यह बताइए, सीए नागरिकता का कानून है, संविधान के अनुसार नागरिकता केवल केंद्र का विषय है, राज्य का विषय नहीं है। आपने उसके विरुद्ध भी प्रस्ताव पारित कर दिया, तो संविधान को तो आपने खतरे में डाला। मैं पूछना चाहता हूं, हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव बॉडी क्या है संविधान के अनुसार? यूनियन कैबिनेट। जी, यूनियन कैबिनेट के ऊपर नेशनल एडवाइजरी काउंसिल किसने बनाई? संविधान की धज्जी उड़ाई कि नहीं? और लोग भूल गए होंगे कि नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन का पद असंवैधानिक था। मार्च 2006 में सोनिया गांधी जी को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मुद्दे पर संसद की सदस्यता से त्यागपत्र देना पड़ा जी। और जब वो दोबारा चुन के आई तो सरकार ने संविधान संशोधन करके एनएसी चेयरमैन के पद को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से बाहर किया। और कैबिनेट के निर्णय को कोई कहे मैं यूं फाड़ के फेंक दूंगा, ये संविधान का मजाक उड़ाना नहीं है। और जहां तक मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अभी आपने देखा, हमने हमारे एक राज्यसभा में सदस्य मध्य प्रदेश से, बाल योगी उमेश नाथ, वो क्या है? वाल्मीकि समाज से हैं, धर्माचार्य हैं जी। ये बताइए, हमारी केंद्रीय मंत्री रही, इस बार चुनाव हार गई, साध्वी निरंजन ज्योति जी, महिला महामंडलेश्वर हैं। और उनकी जाति, वैसे साधुओं की जाति नहीं बोलनी चाहिए, कहीं एससी में आती है, कहीं अति ओबीसी में आती है। तो ये सोचिए, हमने ईमानदारी मतलब से आप इन लोगों को ले आने के लिए तैयार हैं? नहीं, हम तो ये कह रहे हैं, सुनिए, एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि प्रमोद कृष्णम जी के हटने के बाद एकमात्र धर्माचार्य थे जो उनकी तरफ खड़े थे। और मैं कई बार इनसे कहता भी था कि विदुर की तरह क्यों धर्म के पक्ष में खड़े, धर्म के पक्ष में आ जाइए। अब कांग्रेस पूरी तरह धर्म विहीन हो गई है, यह बात एकदम साबित हो गई। वैसे प्रमोद जी यहाँ से चले गए, लेकिन उन्होंने जाते जाते एक बात जरूर कही थी, जब उनसे सवाल पूछा था कि आने वाले वक्त में राजनीतिक भविष्य क्या है, उन्होंने कहा सुधांशु जी से पूछ लीजिए, आप भी बता दीजिए अब उनका भविष्य, फिर हम लोग उठे यहाँ से। मैं एक लाइन में कह देता हूं, भारत का भविष्य जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है इस अमृत काल में, और ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट पढ़ लीजिएगा कि चाइना को बाई एनी पैरामीटर भारत 2037 तक ओवरटेक कर लेगा। तो एक लाइन में वो समझ लीजिए, अरुण गगन पर महाप्रगति का अब ये मंगल गान उठा, करवट बदला अंगड़ाई ली, सोया हिंदुस्तान उठा। और इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, और कहीं छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं।